नमस्कार, मैं सुनील सर माता शारदा कौशल्या इंटर कॉलेज तिलाड़ी गाजीपुर का यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को कक्षा 11 का जीव विज्ञान भाग 1 जीव जगत के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जीव विज्ञान जीव जगत। तो जीव जगत समझने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि जीव विज्ञान बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द जो है सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क और टेबिरेंसन ने इस शब्द को दिया था। जीव विज्ञान जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है और यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। तो जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले लैमार्क व टेबिरेंसन ने दिया था। बायोलॉजी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जो है 2 भागों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो जो है लिविंग यानी सजीव, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना। यानी कह सकते हैं विज्ञान के शाखा के अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। या विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम जिन सजीवों का अध्ययन करते हैं, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु को मानते हैं। अंग्रेजी में इसको एरिस्टोटल के नाम से भी हम जानते हैं। तो जीव विज्ञान की 2 शाखाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 2 शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान की जो है 2 शाखाएं होती हैं। पहला जंतु विज्ञान और दूसरी शाखा होती है वनस्पति विज्ञान। तो हम लोग जाने कि जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं मुख्य रूप से, पहला जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, मनुष्य, भैंस, गोरू, आदमी जो भी हो, ये जंतु विज्ञान उसमें आता है, यानी इसको जीलॉजी कहते हैं। जीलॉजी एनिमल्स यानी जंतुओं के बारे में। तो विज्ञान शाखा के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें जंतु विज्ञान कहते हैं। और यहाँ वनस्पति प्लांट यानी हम लोग वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान शाखा के अंतर्गत हम लोग वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, प्लांट के बारे में जानते हैं या अध्ययन करते हैं, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं थियोफ्रेटस को माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आज देखें, जीव जगत शुरू करने से पहले हम लोग को यह भी जानकारी होना चाहिए कि बायोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले लैमार्क और टेबिरेंसन ने दिया था। जीव विज्ञान बायो प्लस लॉजी 2 भागों से मिलकर बना है, यानी जिन सजीवों का जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। यानी जीव सजीवों में जो देखा जाए
सजीव में जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं, जिसमें अंतःग्रहण होता है, पाचन होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, वृद्धि होता है, तो वो लोग सजीव कहलाते हैं। और उन्हीं जीवधारियों का जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं मुख्य रूप से होती है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो विज्ञान शाखा के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं तो उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, और विज्ञान शाखा के अंतर्गत हम लोग वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब आइए देखते हैं जीव जगत। तो जितने भी हमारे पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं उसमें जो विविधता होती है, विविधता हमें दिखाई देती है, जो अंतर दिखाई देता है, उन्हीं को अलग अलग वर्गों में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो हम लोग देखेंगे कि जीवों में जो समानताएं मिल रही है, जो हमें अंतर दिख रहा है, और उसको अलग अलग समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो सबसे पहले हम पृथ्वी पर जो जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, हमारे लगभग पृथ्वी पर जो है 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं। 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन लगभग जो है हमारे पृथ्वी पर जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन जीव जातियों की संख्या को पढ़ने में हम लोग को बहुत अधिक समय लग जाएगा, तभी भी हम पढ़ नहीं सकते। तो इन्हीं जातियों को अलग अलग समूह में रखा गया। इनके कोशिका के आधार पर, अंतःग्रहण के आधार पर, वृद्धि के आधार पर, इनको अलग अलग समूहों में रखकर हम लोग जो है इस जीव जगत में जितने भी जीव हैं उसको पढ़ने का काम किए। तो पृथ्वी पर 107 मिलियन से लेकर 108 मिलियन जीवों में अगर हम देखा जाए तो पृथ्वी पर 70% जीव जंतु पाए जाते हैं। 22% जो है पादप होते हैं, और 8% जो है सूक्ष्म जीव की संख्या पाई जाती है। यानी कहने का मतलब 107 से लेकर 108 मिलियन जीव जंतुओं में 70% जो है जंतु पाए जाते हैं, 22% पादप और 8% सूक्ष्म जीव। यानी कहने का मतलब अगर तुलना करें 1000 जीवों पर, तो 1000 जीवों में 70% जंतु यानी 700 जंतु, 220 पादप और 80 जो है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इन 700 जीव जंतुओं में 70% जीव जंतुओं में देखा जाए तो 7 7 49 यानी 490 जो है केवल जंतु पाए जाते हैं। तो 700 में 490 माइनस कर दें तो बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यानी 210 मनुष्य की संख्या पाई जाती है। बाकी जो है 22% पादप और 8% सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो इन्हीं जंतुओं को पढ़ने के लिए हमारे बहुत से वैज्ञानिकों ने जो है बहुत सी पद्धतियों का आयोजन किया है। तो सबसे पहले वर्गीकरण पद्धति जो है प्रथम वर्गीकरण पद्धति अरस्तु ने दिया था। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते थे, उन्होंने इस जीव जंतुओं को 2-3 कटघरी में रख दिया। तो सबसे पहले प्रथम वर्गीकरण पद्धति अरस्तु ने दिया था। उसने जितने भी पेड़ पौधे थे उसको 3 समूह में रखा, पौधों को 3 समूह में रखा। शाक,
झाड़ी और वृक्ष। जितने भी छोटे छोटे पेड़ पौधे थे उसको सात वाले कैटेगरी में रखा, जितने झाड़ीदार पेड़ थे उसको एक कैटेगरी में रखा, और जितने बड़े बड़े पेड़ पाए जाते थे उसको उसने वृक्ष के रूप में रख दिया। और जंतुओं में देखा जाए तो जंतुओं में उसने बताया कि जिसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती थी उसको एक समूह में रखा, और जिसमें आरबीसी नहीं पाई जाती थी उसको एक समूह में रखा। इस तरह से यह कुछ हद तक सही था, लेकिन सभी जीवधारियों की विशेषताओं को पढ़ना इतना आसान नहीं था। उसके बाद द्विपद्धति वर्गीकरण पद्धति बना। उसके बाद द्विजगत वर्गीकरण पद्धति का निर्माण कैरोलस लिनियस ने दिया। इनकी भी पद्धतियां कुछ हद तक ही सही थी, क्योंकि जितने भी जीव जंतु पाए जाते थे उसको जंतुओं के समूह में रख दिया, और जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते थे उसको पौधों के समूह में ही रख दिया। यानी कहने का मतलब जितने भी पृथ्वी पर पेड़ पौधों की संख्या मिली यानी उसको पादप जगत में रख दिया। पादप जगत में जितने भी पेड़ पौधे थे सबको इन्होंने पादप जगत में रख दिया, और जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु पाए गए, गाय भेड़ बकरी मनुष्य, उसको उसने जंतु जगत में रख दिया। यह भी पद्धतियां जो है कुछ समय तक ही लिमिट थी, सही था। सभी जीवों को पढ़ना आसान नहीं था। उसके बाद पांच जगत वर्गीकरण पद्धति का निर्माण आरएच विथ टेगर ने किया। उन्होंने जितने पृथ्वी पर 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन जीव जंतु जो पाए जाते थे उसको उसने सभी जीवों को 5 जगत पद्धति में रख दिया। सबसे पहले देखते हैं कि वो पद्धतियां कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले देखेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप कवक जंतु। पांच जगत वर्गीकरण पद्धति का निर्माण आरएच विटेगर ने किया था, और उसने जितने भी 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन जीव जंतु जितने भी पाए जाते थे उन्होंने उन जीवों को 5 जगत में रख दिया। तो इन जीव जंतुओं में सबसे पहले देखा जाए कि हम जितने भी जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो जितने भी जीव जंतु पाए जाते थे जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती थी उसको उन्होंने मोनेरा जगत में रखा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उन तमाम जीवों में पाई जाती थी जिसमें कि केंद्रक विहीन होते थे, उसके नाभिक में केंद्रक नहीं होते थे। तो नाभिक में केंद्रक नहीं होते थे तो उन तमाम जीवों को उसने मोनेरा जगत में रखा, जैसे नीले हरित शैवाल, जीवाणु आदि। इन तमाम जीवों को जो है उन्होंने मोनेरा जगत में रखा और बाकी सब में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती थी। पादप में भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं, कवक में भी और जंतु में भी। तो इन 5 जगत पद्धति में देखा जाए प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं। पादप जगत में भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, कवक में भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जंतु में भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इन लोगों में अंतर क्या है? अब यहाँ पर अंतर हम देखेंगे कि कुछ हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं कुछ एक कोशिकीय होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव जितने भी हमारे पृथ्वी पर मिले उसको उन्होंने प्रोटिस्टा जगत में रखा। तो एक कोशिकीय, जितने भी जीव जंतुओं में एक कोशिकीय मिले उसको किस जगत में रखा गया? प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। तो एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, यूग्लिना आदि। और बाकी 3 जगत में देखा जाए तो ये बहुकोशिकीय होते हैं। ये भी बहुकोशिकीय, ये भी बहुकोशिकीय। तो यहां पर देखा जाएगा कि जितने भी जीव पृथ्वी पर पाए गए 1.7 से लेकर 1.8 में वो एक कोशिकीय होते थे, उन्होंने क्या किया? प्रोटिस्टा जगत में रखा। अब आता है पादप में भी बहुकोशिकीय होता है, कवक भी बहुकोशिकीय होते हैं, जंतु भी बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पृथ्वी पर जीव होते हैं जो भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, जिसको स्वपोषी कहते हैं। और कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो यहां पर देखा जाए कि जो पादप जगत में थे और अपना भोजन स्वयं बना लेते थे उसको स्वपोषी कहते थे। तो जो स्वपोषी होते थे उसको उन्होंने पादप जगत में रख दिया। और ये दोनों कवक और जंतु क्या थे? परपोषी थे। अब यहां पर देखेंगे अगर कवक भी परपोषी है, जंतु भी परपोषी है, तो दोनों को अलग अलग समूह में क्यों रखा? तो जितने भी पृथ्वी पर यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती थी, बहुकोशिकीय होते थे, परपोषी होते थे और वो अपना भोजन केवल स्पर्श करते थे। उसको उन्होंने कवक जगत में रखा। और जो जंतु यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती थी, बहुकोशिकीय होते थे, परपोषी होते थे और भोजन का अंतःग्रहण करते थे। अंतःग्रहण करते थे, उसको जंतु जगत में रखा। तो यहां पर हम लोग देखें कि 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन जीव जंतुओं में से जैसे जैसे उनमें समानता पाई जाती थी, उस समानता के आधार पर उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया और उन लोग की समानताओं के आधार पर उन्होंने 5 समूह में जीव जंतुओं को रख दिया। तो अगर आप लोग से कोई पूछता है कि वह
बहुकोशिकीय हो, यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हो और वो स्वपोषी हो, तो उसको किस जगत में रखा गया? तो हम लोग आंसर देंगे पादप जगत में। क्यों? वो बहुकोशिकीय भी है, यूकेरियोटिक कोशिकाएं भी पाई जाती है, स्वपोषी है, इसलिए उसको किस जगत में रखा गया? पादप जगत में। या कोई पूछता है कि जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हों वो किस जगत में रखा गया? तो हम सीधा सीधा कहेंगे मोनेरा जगत में, क्योंकि इसमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं और यह मोनेरा जगत में रखा गया। कोई पूछता है कि जंतु जगत में देखेंगे तो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, परपोषी होते हैं और अंतःग्रहण करते हैं, उसको हम जंतु जगत कहते हैं। कवक में देखा जाए यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, बहुकोशिकीय होते हैं, परपोषी होते हैं और भोजन को स्पर्श केवल करते हो, खाते नहीं हो, तो उसको हम कवक जगत में रखें। दूसरी बात, यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हो, बहुकोशिकीय होते हैं और भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, उसको हम पादप जगत में रखा। प्रोटिस्टा में देखा जाए यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिकीय होते हैं और यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिकीय होते हैं, उसको हम लोग ने प्रोटिस्टा जगत में रखा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम इस जितने भी 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का निर्माण हुआ है उसको एक बार हम लोग समरी के रूप में देखेंगे तो हमको साफ साफ जो है ये समझ में आ जाएगा कि जीव जगत जितने भी 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन जीव जंतु हमारे पृथ्वी पर पाए जाते थे, उसके कोशिका संरचना के आधार पर हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं इसमें कोशिकाएं जो है 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और दूसरा यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती थी। तो जिस जंतुओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती थी उसको उसने मोनेरा जगत में रख दिया। अब यहां पर देखते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाएं, कुछ जीव थे उसमें यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती थी, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में देखा गया कोशिका संगठन के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक बहुकोशिकीय और दूसरा एक कोशिकीय। तो जिस जीवों में एक कल केवल कोशिकाएं पाई जाती थी उसको उन्होंने प्रोटिस्टा जगत में रख दिया। अब यहां पर देखते हैं पोषण के आधार पर बहुकोशिकीयों में, तो पोषण के आधार पर कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसको स्वपोषी यानी पादप जगत में रखा, और जो जीव जंतु दूसरे जीवों पर आश्रित है उसको हम परपोषी कहते हैं। तो वो परपोषी में जो जंतु थे जो भोजन को अवशोषण करते थे उन जीव जंतुओं को कवक जगत में रखा गया, और जो भोजन का अंतःग्रहण करते थे उसको उसने जंतु जगत में रख दिया। तो इस समरी से हमें यह पता चला कि जितने भी जीव जंतु हमारे पृथ्वी पर पाए जाते थे कोशिका संरचना के आधार पर, उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती थी उसको मोनेरा जगत में रखा, और जिन जीवों में यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती थी एक कोशिकीय होते थे उसको प्रोटिस्टा जगत में रखा, और यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती थी बहुकोशिकीय होते थे और अपना भोजन स्वयं बनाते थे उसको पादप जगत में रखा गया, और यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती थी बहुकोशिकीय होते थे परपोषी होते थे उसको जंतु जगत में रखा गया। जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती थी जिस जंतुओं में बहुकोशिकीय होते थे और वो भोजन का अंतःग्रहण करते थे उसको जंतु जगत में रखा गया, और जो भोजन का अवशोषण करते थे उसको कवक जगत में रखा गया। इस तरह से आज हम लोग ने देखा कि पृथ्वी पर 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन जीव जंतु जातियां हमारे पृथ्वी पर पाई जाती थी उसको अलग अलग पद्धतियों में बांटा गया, अलग अलग समूहों में रखा गया, और रखने के बाद इन पद्धतियों में से सभी जीव जंतुओं को पढ़ना थोड़ा आसान हो गया। और आज के लिए इतना ही।
और इसका अगला वीडियो जो है अगले भाग में दिखाया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।